हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी द्वारा बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा 1 दारोगा मुख्य भर्ती परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन से लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, कितना पेट परसेंटाइल होना चाहिए जब आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, क्या इसका फिजिकल होने वाला है, कितनी इसमें फ़ीस लगेगी, क्या इसकी योग्यता है, क्या इसकी उम्र सीमा है और क्या इस एग्ज़ाम को देने की अर्हता है। इन सब बातों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से ही शुरू कर लेते हैं कि आपको ये 3 डेट्स याद रखनी हैं। पहली 17/10/2022 आवेदन, ऑनलाइन आवेदन या फिर शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ होने की तिथि वो ये थी। और जो 6/11/2022 ये जो तिथि है आपकी, ये अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है बेटा, इसको याद रखना। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन मॉडिफिकेशन के लिए भी आपको इसमें टाइम दिया गया है और उसकी डेट है 13/11/2022। ठीक है, तो 13 नवंबर 2022 तक ये फॉर्म कुल मिलाकर के मॉडिफाई हो सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आप यहाँ पे नोट देख सकते हैं, बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है इसी भर्ती के बारे में। आइए अब हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एकदम ऑथेंटिक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वन दरोगा मुख्य परीक्षा जो है 2021 के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन कुल मिलाकर के 701 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और साथ के साथ आपको हम बताते चलें कि इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो पीईटी 2021 की परीक्षा के तहत ही होगी। और जिनके पास वैलिड स्कोर है, वैध स्कोर कार्ड है, मतलब नॉर्मलाइज स्कोर जिनका 0 या उससे ज़्यादा है, जिनका 0 या उससे कम या फिर नकारात्मक होगा तो वो शॉर्ट लिस्ट किए ही नहीं जाएंगे। इससे ज़्यादा होना चाहिए तभी आप इस भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं। आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे, आप साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि इसमें औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित हो जाने वाली मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधित अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। मतलब ये सब चीज़ें आपकी बाद में एकदम क्लेरिफाई करी जाएंगी जब आपका डीवीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और रही बात आवेदन को अप्लाई करने की, तो आप upsc.gov.in की वेबसाइट से ही इसको अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है कि कैसे आवेदन की प्रक्रिया करनी है। तो यहाँ पर भी आपको बताया गया है, upsc.gov.in के होम पेज पर जाएंगे, लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत विज्ञापन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड और व्यू करेंगे, उसके बाद से एप्लीकेशन को आप प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वाले पेज से हमारे काम का जो है, आप यहाँ 2 तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। एक तो आप OTP के माध्यम से एंटर कर सकते हैं और दूसरा व्यक्तिगत विवरण के माध्यम से, जिसमें आपको क्या करना है, आपको अपना डोमिसाइल, अपना उत्तर प्रदेश के निवासी होना और रजिस्ट्रेशन नंबर जो PET का है उसके माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से हमें जानने वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, EWS के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। मतलब अंतिम तिथि से पूर्व का आपके पास होना अनिवार्य है, उसके बाद का वो माना नहीं जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आप इसके तीसरे पेज पर देख सकते हैं, आपको आवेदन को कैसे सबमिट करना है, फुलफ़िल करना है, उसके बारे में बताया गया। कैसे फ़ोटो हस्ताक्षर लगाने हैं, ये वही फ़ोटो और हस्ताक्षर आपके काम कर जाएंगे जो आपने PET के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म में भरे थे। और ये उसका डिक्लेरेशन है, फ़ीस का भुगतान, समायोजन, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आपको मॉडिफाई करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में जो कि फ़ीस से रिलेटेड है। आवेदन का शुल्क अभ्यर्थी
अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है उसके उपरांत अभ्यर्थी अपना शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो पहली बात तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर आपके 0 या उससे अधिक नंबर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपसे 25 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ओबीसी से हैं तो 25 का, एससी से हैं तो 25 का, एसटी से हैं तो 25 का। बहुत अच्छा, हर किसी से 25 रुपये लिए जाएंगे। यहाँ पर कोई भी फीस में छूट नहीं दी गई है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शॉर्ट लिस्ट कर ही लिया जाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए जाने की दशा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से दे होगा। आप ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक शुल्क अलग से देना होगा अगर आप शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे, और उसका भुगतान करने के बाद में ही आपको प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक नोट को और इम्पॉर्टेंट करके अलग से दिया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से लिया जाएगा, बाकी किसी से नहीं लिया जाएगा। जिसका नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है उससे क्या लेंगे। तो जिसका एडमिट कार्ड आएगा, जिसको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, केवल और केवल वो लोग अपना फीस को भरेंगे। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म का जो है कि प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है, क्योंकि ये सब अभिलेखों की समीक्षा के समय पे ये सारी चीज़ें आपको काम में आती हैं। आइए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं संशोधन, किस प्रकार का संशोधन अलाउ किया गया है। तो आप अपने नाम की स्पेलिंग में संशोधन कर सकते हैं, पिता या पति के नाम की वर्तनी में कर सकते हैं, पत्राचार के पता में आप कर सकते हैं। अन्य विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस एवं क्षैतिज आरक्षण है ना, डीएफएफ, एक्स सर्विस मैन, पीएच, उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि के बारे में आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जाति की श्रेणी सामान्य, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और लिंग, जेंडर। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया जो भी विवरण है। ठीक है, यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त आप किसी को भी संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से सारी चीज़ों को आप अपने फॉर्म में फिल करते समय भरिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं पदों के विवरण के बारे में। पदों के विवरण के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं विभाग का नाम वन एवं वन्यजीव विभाग। अगर हम बात करें उम्र की तो 21 से 40 वर्ष, यानी न्यूनतम 21 साल और मैक्सिमम आपकी जो है वो 40 साल की एज, ये वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित के लिए यहाँ पे 288 वैकेंसी हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 160 हैं, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 20 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 163 हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 हैं, और कुल मिलाकर के 701 वैकेंसी आपको दी गई है आयोग के द्वारा। अगर बात करें हम इसके वेतनमान की तो लेवल 5 पे मिलेगा आपको 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये तक का ये भुगतान होगा। अभी आइए हम देख लेते हैं क्षैतिज आरक्षण के तहत किसे कितनी वैकेंसी दी गई हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनको 14 वैकेंसी दी गई है, महिलाओं के लिए 140 दी गई है, और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स जो सर्विसमैन हैं आर्मी के उन्हें 35 दी गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 14 दी गई है, और दिव्यांग जन हेतु कोई पद चिन्हित अभी नहीं किया गया है, बाद में ये हो भी सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अधिमानी अर्हता और शैक्षिक अनिवार्य अर्हता की। उससे पहले आपको हम दिखा दें कि जो रिक्तियों की संख्या है इसमें चेंजेस भी किया जा सकता है, ये घट भी सकती है, ये बढ़ भी सकती है, दोनों काम यहाँ पे हो सकते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो क्या है। वन दरोगा के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिए। सबसे पहली ये जाननी अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है। देखिए, वन दरोगा पर भर्ती के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या अधिक विषयों के साथ स्नातक उपाधि, यानी आप ये मान के चलिए कि जो आर्ट स्ट्रीम वाले लोग हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साइंस बैकग्राउंड का ही बंदा इसको भर सकता है। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो इसे भर सकते हैं। बीएससी वाले लोग जिन्होंने बीएससी एजी किया है वो लोग भर सकते हैं। सांख्यिकी, पर्यावरण ये वाले भर सकते हैं, या फिर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि, या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित की होनी चाहिए। तो जो ये लोग हैं, यानी हम अगर यूँ कहें तो बीए जिन्होंने कर रखा है वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। जिन लोगों ने किसी ना किसी रूप में साइंस की पढ़ाई करी है ग्रेजुएट लेवल पे, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, बीए वाले लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं।
आप यदि नीचे देख सकते हैं इसकी जो अधिमानी अर्हता है, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तो वो लोग भी, उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिया जाएगा, उन्हें थोड़ा सा प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। और राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आयु सीमा इसकी क्या है। 7वां पॉइंट हमारा आयु सीमा का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन दरोगा सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष में जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की गई हैं, यानी जब विज्ञापन आया है उसकी 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यानी 1 जुलाई 2022 को आपने 21 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु ना प्राप्त की हो। 2 चीज़ें हैं, यहाँ तक 1 जुलाई 2022 तक आपने 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 1 जुलाई 2022 तक आपके 40 वर्ष से अधिक ना हुए हों, तो आप इस फॉर्म को विशेष रूप से अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि चयन का आधार यहाँ दिया गया है। तो चयन के आधार के लिए आपको हम बताना चाहें कि जो नई सेवा नियमावली है उसके अनुसार उसमें क्या है कि साक्षात्कार को बंद कर दिया गया है। तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, आपका जो चयन होगा वो नई लिखित भर्ती परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा, इसका कोई दूसरा आधार नहीं होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में कि इसका शारीरिक मानक परीक्षण क्या होने वाला है। तो आप जैसा जानते हैं कि यह एक पुलिस लाइन की भर्ती है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि फ़िज़िकल तो होना ही होना है। तो फिज़िकल के लिए आपको कुछ प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं कि पुरुष के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि महिला के लिए वो 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। 150 सेंटीमीटर महिला के लिए, 163 सेंटीमीटर पुरुष के लिए। और उसके बाद अगर सीने का फुलाव, सीने का घेरा अगर देखें हम क्या होना चाहिए, तो 84 सेंटीमीटर जो है आपका चेस्ट होना चाहिए और पुरुष का, और फीमेल्स में ये चीज़ 79 है, 79। हालांकि ये एक नई चीज़ यहाँ देखने को मिली है। फ़िलहाल के लिए फ़ीमेल्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ये मानक नहीं लिए जाते हैं। और जो पुरुष का चेस्ट का फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर है और जो फीमेल का चेस्ट फुलाव है वो भी 5 सेंटीमीटर है। मतलब अगर आपका पुरुष का जो सीना का चेस्ट का माप है वो अगर 84 सेंटीमीटर का है तो इसमें 5 फुलाव के साथ वो चेस्ट फुलाने पे 89 होना चाहिए, और फीमेल्स में सेम चीज़ 79 में 5 जोड़ने पर 84 होना चाहिए। तो ये मानक आपको पूरे करने हैं। साथ के साथ बात कर लेते हैं जो अनुसूचित जनजातियां हैं, गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, इन सब के लिए भी अलग से दिया गया है। इनको थोड़ा सा आरक्षण मिलता है तो छूट मिल गई है। तो पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। साथ के साथ बात करें अगर हम इसके शारीरिक मानक नियम की, ये जो आपका परीक्षण है, टेस्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पुरुष अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पूरा करनी है। इन चीज़ों की आपसे आयोग अपेक्षा कर रहा है, तो मतलब आपका इन पे टेस्ट होगा और आपको इस पे खरा उतरना होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखिए अलग से दिया गया है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम जो होगा आपका, वो समय समय पर आप इस वेबसाइट पर जाते रहिए और जैसे ही आएगा हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे, हम आपको बता देंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। और लिखित परीक्षा के संबंध में एक यहाँ पे नोट जारी किया गया है, इसमें लिखा गया है अगर मान लीजिए कि परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या अधिक हो जाती है तो जो एग्ज़ाम होगा आपका एक ही शिफ्ट में नहीं हो पाएगा, तो वो एक ही शिफ्ट में या फिर दिन में नहीं किया जा सकता, सुविधाजनक नहीं हो सकता, तो वो अनेक शिफ्टों में या 1 से 2 दिनों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। फ़िलहाल ऐसा नहीं होगा। यदि एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट बनती हैं तो जो इसका स्कोर होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पे जाने रहिए। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए और दशमलव के निकटतम 2 स्थान तक शॉर्टलिस्टिंग करी जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स आगे इसके विज्ञापन में ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र का क्या स्वरूप होना चाहिए उत्तर प्रदेश के, और निवास प्रमाण पत्र जो और सारे प्रमाण पत्र हैं उनका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो फ़िलहाल हमें इनसे मतलब नहीं है और हमने अपने काम की सारी चीज़ें देख ली हैं, कर ली हैं। और आपको हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने आपसे बताया है कि आप जिनके पेट में स्कोर 0 से ऊपर है और धनात्मक अंक हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करें। शॉर्ट लिस्टिंग होना या ना होना बात की बात है, वो बाद में किया जाएगा। और जो एज वाला पॉइंट है वो 21 से 40 के बीच में है। हमने आपको इसके फ़िज़िकल के बारे में बात कर ली, हमने आपको इसकी योग्यता के बारे में बात कर ली, हमने आपको इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, कौन से लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में बात कर ली, और इसकी फ़ीस कितनी है हमने उसके बारे में बात कर ली, और इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में बात कर ली। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। अब आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें अगर आप सब इसके मानकों को पूरा करते हैं। और ये बहुत काफ़ी अच्छी भर्ती परीक्षा है। और तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।